अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपेसिटर क्या था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए से हम इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी स्टोर करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर होता है जिसमें दो प्लेट्स होते हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी फेस टू फेस रखा जाता है। आज हम उस पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। तो किसी भी सर्किट में अगर आपको इस तरह का डायग्राम नजर आएगा तो समझ जाओ उसमें कैपेसिटर लगा है। लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिकल डिवाइसेस जो है इसमें कैपेसिटर इस तरह आपको नजर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट टाइम हमने बताया था कैपेसिटेंस किसे कहते हैं। एक कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत होती है उसी को कैपेसिटेंस कहते हैं। आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस की थी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है C इज इक्वल टू Q/V। अब देख ले, लास्ट टाइम तो हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट फाइंड आउट की थी, लेकिन इसमें मसला क्या था? क्या ये गलत है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इधर चार्ज भी और पोटेंशियल डिफरेंस भी एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं जिनको आप देखकर नहीं बता सकते जब तक आपके पास एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ना हो उनको मेजर करने के लिए। तो आज हम कर रहे हैं इन चीजों को कंक्रीट चीजों में कन्वर्ट कर रहे हैं। मसलन हम चाहते हैं कि प्लेट के साइज देखकर ही हम बता सके कि इसकी कैपेसिटेंस क्या हो सकती है, उनके दरमियान सेपरेशन को देखकर बता सके कि उसकी कैपेसिटेंस क्या हो सकती है। तो इसके लिए हम एक अल्टरनेटिव फार्मूला डिराइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास है C इज इक्वल टू Q/V है। यहाँ पर Q क्या है? उस प्लेट पर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। V इन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमें दो काम करना है। एक तो इस चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में रखना है। दूसरा इन प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में रखना है। तो चलिए वही करते हैं। सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटीज, लास्ट टाइम हमने चार्ज डेंसिटी को डिस्कस किया था। चार्ज डेंसिटी क्या था? एक यूनिट एरिया में जितनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होती है इसी को चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब देख ले, एक प्लेट है, इसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है। क्योंकि चार्जेस ज्यादा है तो इसकी वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी। दूसरा प्लेट है, इसमें चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम है तो इसकी चार्ज डेंसिटी भी कम है। अब इन प्लेट के केस में चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? क्या एक सिंगल लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है? नहीं। क्या एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है? नहीं। इस केस में कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? इन प्लेट के सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्कस करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। इस इक्वेशन को रीअरेंज करने से हमारे पास चार्ज की वैल्यू आएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर था? E इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, E इज इक्वल टू V/D। अब गॉस लॉ के एक एप्लीकेशन में हमने डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 4। अब देख ले, इक्वेशन 3 में भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है, 4 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इन दो इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। V/D इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम फाइंड आउट का क्या करना चाहते हैं? ये V फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं। V इज इक्वल टू सिग्मा D/एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये है हमारे पास इक्वेशन 5। नाउ पुटिंग इक्वेशन 2 and 5 इन इक्वेशन 1।
इन क्वेश्चन 2 और 5 को 1 में रखने से हमारे पास आएगा C इज इक्वल टू Q की जगह सिग्मा A इक्वेशन 2 डिवाइड बाई V की जगह इक्वेशन 5 सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आता है सिग्मा सिग्मा के साथ कैंसिल हो गया A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट डबल डिवीजन में है, ऊपर जाकर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किसके बराबर आ गया? A एप्सिलॉन नॉट ओवर D के बराबर आ गया। अब देख ले यहाँ पर A क्या है? इन प्लेट्स के एरिया के बारे में हमें बताता है कि बड़े प्लेट हमने यूज किया है या छोटा प्लेट, वो बताता है। यहाँ पर D क्या है? इन दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन के बारे में हमें बताता है कि वो प्लेट एक दूसरे से ज्यादा दूर है या एक दूसरे के नजदीक है। तो ये क्या है? इसके साथ इनवर्स रिलेशन में है। अब हमें पता है जब भी इनवर्स रिलेशन में है तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी कैपेसिटेंस कम होगी, अगर डिस्टेंस कम है तो इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। अगर प्लेट्स का एरिया ज्यादा है तो वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा तो इसकी कैपेसिटेंस भी कम होगी। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। अब इस केस में हमने उनके बीच कोई इंसुलेटिंग मीडियम नहीं रखा है। सपोज इसके बीच में वैक्यूम है, इसी वजह से हमने क्या लिखा है? C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो ये फाइनल इक्वेशन हमें ये भी बताता है कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उसके बीच में रखे हुए इंसुलेटिंग मीडियम पर डिपेंड करता है। अब देख ले अगर वैक्यूम है तो इसमें हमारे पास कैपेसिटेंस ये है। अब हम इसमें कोई मीडियम रखकर देखेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस पर क्या असर होती है। तो हमने जो फार्मूला डिराइव किया है उन पैरेलल प्लेट के दरमियान कोई मीडियम नहीं था। सपोज ये प्लेट वैक्यूम में रखे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गया A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब हम उन प्लेट के दरमियान कोई इंसुलेटिंग मीडियम रखते हैं, फिर देखते हैं कि इसके कैपेसिटेंस पर क्या असर होता है, इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज। सपोज हमने इसमें अभी कोई इंसुलेटिंग मीडियम रखा तो C मीडियम जो है वो किसके बराबर होगा? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइड बाई D के बराबर आएगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन R क्या है? सिंपली रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होता है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस टू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन स्टार और हैश को डिवाइड करने से हमारे पास आएगा C मीडियम कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइड बाय कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइड बाय D। सिंपली इक्वेशन होल डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट ओवर D दिस वन। इनको रीअरेंज करने से ये क्या होगा? डिवाइड में है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो इस इक्वेशन में D के साथ कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट के साथ कैंसिल, रहता हमारे पास है ER यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी रहता है। तो कैपेसिटेंस इन केस ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन R, कैपेसिटेंस इन केस ऑफ वैक्यूम के बराबर आ गया। अब देख ले हमें पता है रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका मतलब यह है कि जब दो प्लेट्स के दरमियान हम कोई इंसुलेटिंग मीडियम रखें तो उनकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। तो इसी वजह से हम कैपेसिटेंस इन वैक्यूम के साथ एक टर्म्स को पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट को पढ़ा और इसके लिए हमने कोई कंक्रीट फार्मूला डिराइव कर लिया। लास्ट टाइम हमने जो फार्मूला डिराइव की थी वो किसके बराबर था? C इज इक्वल टू Q ओवर V। अब देख ले ये भी हमें ये बता रहा है अगर हम उन प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम रख ले तो पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है तो उसका कैपेसिटेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। देखिए ये इक्वेशन भी हमें यही बता रहा है कि अगर दो प्लेट्स के दरमियान कोई इंसुलेटिंग मीडियम है तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। सिमिलरली ये फाइनल इक्वेशन भी हमें ये बता रहा है कि अगर उनके बीच कोई इंसुलेटिंग मीडियम है तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी।
तो आज के इस लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ा और इसका फाइनल जो फार्मूला हमने डिराइव कर लिया वो किसके बराबर आ गया, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D के बराबर आ गया। जब भी प्लेट्स की साइज बड़ी होती है, उनका एरिया बड़ा होता है, तो वो ज्यादा चार्ज स्टोर करती है। जब भी उनके दरमियान सेपरेशन ज्यादा होती है तो उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होता है, और जब वो एक दूसरे के नज़दीक होती है तो उसकी चार्ज कैपेसिटी इंक्रीज होती है। और थर्ड, ये डिपेंड करता है मीडियम्स बिटवीन द प्लेट पर। अगर उनके दरमियान कोई इंसुलेटिंग मीडियम है तो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है, अगर वैक्यूम है या एयर है तो इस केस में उसकी कैपेसिटी कम होती है। तो आज के लेक्चर से इतना ही। काइंडली डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।